शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अगर सरकार ने बजट पर ध्यान नहीं दिया तो ये प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे और किसी आपदा से कम नहीं होगा। ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने कहा है कि बिना सोचे समझे निजीकरण सिर्फ अमीरों के लिए फायदा लेकर आएगा, गरीबों के लिए इसमें कोई फायदे की बात नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये संदेश है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, या ये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी बातों पर है? बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे जानकारों के संग कि इस ऑब्जर्वेशन के क्या मायने हैं और कैसे हम हेल्थ और एजुकेशन जैसे जो पीपल सेंट्रिक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एलोकेशन बढ़ा सकते हैं ताकि इनकी अफोर्डेबिलिटी भी बनी रहे और ये बेजा तरीके से, माइंडलेस तरीके से प्राइवेट हाथों में न चले जाएं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश का भविष्य, हमारी शिक्षा, हेल्थ सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर निर्भर करता है। क्या ये संभव है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जाए? क्या बिना सोचे समझे प्राइवेटाइजेशन से देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से अपील की है कि वे अपने बजटीय आवंटन में सावधानी बरतें और हेल्थ और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में उचित निवेश करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों का ध्यान न रखा गया और मनमाने तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया तो ये मानव संसाधन विकास के लिए एक विनाशकारी कदम होगा। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का आकार अब $372 बिलियन पहुंच चुका है और ये 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। लेकिन क्या ये वास्तव में हम सभी तक पहुंच पा रहा है? NSS यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो हमारे देश में 60% से अधिक मरीज अभी भी निजी अस्पतालों की सेवाओं पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा 72% और शहरी इलाकों में 79% के करीब है, जहां लोग निजी अस्पतालों के भरोसे इलाज करा रहे हैं। ये आंकड़े भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों के डगमगाते भरोसे को दिखाता है। क्या सरकारी अस्पतालों में सही समय पर उचित इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते लोग बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर में निजीकरण की जड़ें इतनी मजबूत हो रही हैं? अब बात करते हैं देश में शिक्षा सेक्टर की, तो यहाँ भी निजीकरण का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर अच्छी खासी फीस भी ली जा रही है, जो अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि भारत अपनी जीडीपी का लगभग 3 से 3.5% शिक्षा पर खर्च करता है और अमेरिका अपनी जीडीपी का 5% और चीन अपनी जीडीपी का 4% शिक्षा पर खर्च करता है। इस बार केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.28 ट्रिलियन रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज्यादा है। लेकिन शिक्षा सेक्टर में सुधार के लिए बजट बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। जानकारों का भी मानना है भारत को शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन हमें जागरूक करता है कि अगर सही दिशा में बजट आवंटित किया जाए और जिम्मेदार निर्णय लिए जाए तो हम अपने देश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर MC मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स के और स्वास्थ्य मामलों के अब जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाबड़े, जो कि प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम कर्नाटका एंड पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं आप। डॉक्टर दाबड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। डॉक्टर मिश्रा, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे और क्योंकि जो दायरा है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का वो बड़ा छोटा भी है और स्पष्ट भी है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, कोर्ट ने कोई वास्ट लेवल पर, मास लेवल पर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कोई बात नहीं बोली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हेल्थ और एजुकेशन जैसे जो कोर इश्यूज हैं पब्लिक रिलेटेड, उनको अगर आपने ध्यान नहीं दिया, एलोकेशन नहीं बढ़ाया, तो ये प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे और उसके बाद हम जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह के डिस्क्रिपेंसीज हैं। आपका इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है सर, कि वाकई में एलोकेशन बढ़ाकर सरकार अपने पास इनको रखे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये अफोर्डेबल भी रहें और इनकी अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित हो? आपके ऑब्जर्वेशन सर। बिल्कुल दीपक जी, ये चर्चा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, स्वास्थ्य और शिक्षा
किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यदि स्वास्थ्य की जब मैं बात करूं, अगर ये निजी क्षेत्र में होता तो शायद मैं भी डॉक्टर ना बन पाता। तो मेरे माता पिता की वो फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आजकल का जैसे फी स्ट्रक्चर है उसको वो कर पाते। तो ये बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल ठीक है ये कि हमको स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आपको सरकारी नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। क्योंकि आज क्या है कि हमारी जो बड़ी जनसंख्या है उनके पास साधन नहीं है कि वो निजी क्षेत्र में अपना उपचार करवाएं या अपने बच्चों की पढ़ाई करवाएं। तो इसमें सरकारी क्षेत्र में व्यवस्था होगी तो बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने अभी हाल में एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट की सीट्स भी बढ़ाई हैं, सभी में, सरकारी में भी, प्राइवेट में भी। और इसमें काफी नए एम्स भी बने हैं। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि मान लीजिए, अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था एम्स रायबरेली की, उसमें उनके पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब इक्विपमेंट है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एकदम से इतना एक्सपेंशन न करें और उसको थोड़ा फेज वाइज करें, तो जिससे हमको जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी दिक्कत ना आए। और ये बात तो सच है दीपक जी कि भारत का जो जीडीपी का प्रोपोर्शन है, चाहे स्वास्थ्य पे या शिक्षा पे, तो आप खुद ही आपकी स्टोरी में है कि 3 से 3.5% शिक्षा पे है और स्वास्थ्य पे 2% है। अब मांगने को तो भाई डिफेंस भी मांग रहा है ज्यादा बजट, और हर क्षेत्र भारत में ज्यादा बजट सबको चाहिए। जी। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोगों के ऋण लेने की प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। और एक बड़ा कारण है ये, लोग जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी में दिस इज a big reason for in rural as well as urban India for people to go into debt, ऋण लेने की वजह से अपने उपचार के लिए। और फिर जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य की पढ़ाई की बात आती है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जिनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो अपने को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती नहीं करा पाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें एकदम आपने से बिल्कुल आप सही कहा सर। बिल्कुल हेल्थ डिस्पैरिटी अगर आप देखेंगे और इनकम इनइक्वालिटी अगर आप देखेंगे, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 बताती है कि 57% ऑफ द नेशनल इनकम वो सिर्फ टॉप 10 इंडियंस के पास है, और जो बॉटम 50 है दे जस्ट होल्ड द 13% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। तो आप समझ लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से किस तरह से प्राइवेटाइज सर्विस जो एम्पलीफाई कर रहा है इस गैप को। ये थोड़ा सा एक बानगी देख देते हैं। इसके बाद जिसका जिक्र भी डॉक्टर साहब ने किया, जो हेल्थ डिस्पैरिटी है, एनएसएसओ का डेटा बताता है 2017 का 18 कि जो रूरल हाउस होल्ड है उनका जो खर्च है अपनी हेल्थ का प्राइवेट प्रोवाइडर्स पर वो 60% है। अब आप समझ सकते हैं कि ये दिस ऑफन लीडिंग टू डेट, और जो अर्बन एलीट्स हैं उनके पास एडवांस प्राइवेट केयर की एक्सेस है ज़्यादा बेहतर तरीके। इसीलिए कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर दाबड़े, बहुत क्लियरली कोर्ट का ये कहना है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन जैसे जो बुनियादी मसले हैं देश के, उनको आप प्राइवेटाइजेशन से दूर रखिए, और ख़ास तौर से माइंडलेस प्राइवेटाइजेशन से दूर रहिए। अगर बिल्कुल आपके कैलकुलेशन में आ रहा है कि नहीं साहब प्राइवेट करके बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, फिर ये बात इसमें हो सकती है, लेकिन माइंडफुल रहना पड़ेगा जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं सर। ये कोर्ट का जो जजमेंट है ये सचमुच में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, और ये सरकार को चेतावनी दे रही है
कि उसको सुधारना चाहिए, उसको सही रास्ते पे जाना चाहिए। और अभी मार्च 26 को और एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में कि उनको प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करना है। तो ये भी एक उसी संबंध से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, क्योंकि अगर आप कैटरैक्ट ऑपरेशन में जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10,000 लगता है, लेकिन वही आप प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जाएंगे तो 30,000 से 1,40,000 तक वो कैटरैक्ट का सर्जरी बनता है। ये इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है? तो ये जो प्राइस डिफरेंस है ये बहुत ही मतलब हानि हो रहा है हमारे समाज में। इसको हम इंग्लिश में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये इसके जो आंकड़े हैं सचमुच बहुत डरावने हैं। ये 62% है ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यानी कि जब आप बीमार होते हैं, जब आप ट्रीटमेंट चिकित्सा के लिए जाते हैं, तब आपके पास पैसा नहीं होता है। या तो आप कहीं से लोन लेके आते हैं, या तो किसी से अपना जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के आते हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसी केसेस तो हम बहुत देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं। और ये जो है ये 62% है। और एक स्टडी है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो कहता है कि हर साल 6 करोड़ लोग बीपीएल होते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ पे एक्सपेंसेस के वजह से। तो ये जो आंकड़े हैं ये सचमुच में बहुत ही डरावने हैं। इससे अलावा वर्ल्ड बैंक का और एक रिपोर्ट है कि 32% लोग जो हैं, कुटुंब जो हैं, वो कैटास्ट्रोफ हेल्थ में जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल गरीबी के मतलब उनको कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता शायद। ऐसी स्थिति में वो इस हेल्थ सेक्टर के प्राइवेट होने से ये ऐसा हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम है। देखिए 2018 में 1.35% था, अभी 2022 में 1.84% है। हालांकि जब WHO कहता है कि बजट का 5% बजट जीडीपी का जो हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये बजट अलॉटमेंट ठीक नहीं होगा, तब तक ये कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ये चलता रहता है। और उसके साथ और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है, ये रेगुलेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। एब्सोल्युटली। ये अभी हमारे यहाँ जो मैं सर आऊंगा इस पर, रेगुलेशन वाले पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन हेल्थ स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए था हेल्थ सेक्टर पे, उतना बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा सा हमने कोविड के बाद देखा 2021-22 में कि थोड़ी हेल्थ स्पेंडिंग हमारी हल्की सी बढ़ी थी, लेकिन वो जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं वापस वो 2 से नीचे आ गई हैं। आपने सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक तो कहते हैं कि आप 5 तक लेके जाइए। भारत में तो बहुत पुरानी डिमांड रही है कि आप 6% जो है हेल्थ पे खर्च कीजिए। सरकार ने खुद 2.5% का अपना लक्ष्य लेकर चला था 2025 तक, अब वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची, आई डोंट नो। अब दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट देखेंगे, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स कहता है 2021 का कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अकाउंट करते हैं 58% ऑफ टोटल हॉस्पिटल्स और 81% ऑफ क्रिटिकल केयर बेड्स इन इंडिया। अब आप सोचिए कि ज़्यादातर हेल्थ का दारोमदार प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा खिसकता जा रहा है। और जो इस हेल्थ केयर डोमिनेंस में अगर आप देखेंगे कि कॉस्ट का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 5-6 गुना ज़्यादा है। तो साफ है कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट इंफ्रा बढ़ रहा है हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स उस हिसाब से बढ़ नहीं रही और लोगों का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए मेडिकल इन्फ्लेशन, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसकी सर ने बात करी, ये सारी की सारी कमर तोड़ रहे हैं। और हमें इस बात पर, इस डेटा पर बार बार ध्यान रखना होगा डॉक्टर मिश्रा, जैसा आपने भी बताया सर, कि कैसे करोड़ों लोग, एक डेटा नहीं है, अलग अलग डेटा हैं, लेकिन उसका हेडलाइन एक ही है कि करोड़ों लोग सिर्फ एक बीमारी के कारण मिडिल क्लास से बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। सर ये सर सरकारों को इस पर ध्यान बढ़ाना ही होगा सर, स्पेंडिंग्स पे। दीपक जी देखिए, इसके एक और डायमेंशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। भारत की जनसंख्या आज 144 करोड़ अगर हम मानते हैं, तो उसमें से कितने लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कोई
रेगुलर मंथली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। अगर हम देखें यूरोप में डेवलप, वो तो विकसित देश हैं ज्यादातर, और हमसे ज्यादा बजटरी एलोकेशन श्रीलंका में भी है, और वहां पे लगभग 6-7%, 8% से लेके जीडीपी का 12-13% तक खर्चा होता है। अमेरिका, जिसमें प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत ज्यादा है, वहां भी सरकार की तरफ से 17-18% जीडीपी का स्वास्थ्य पे सरकार लगाती है। हमारे यहाँ हम अभी 2% से ऊपर ही नहीं जा पा रहे हैं। तो एक तो ये मुद्दा तो है ही, लेकिन जब हम ये कहते हैं, आपने जो कुछ फिगर्स दिए कि कितना प्राइवेट सेक्टर में है, एक फ्रेज बहुत कॉमनली यूज होती है, आप किसी भी फिकी या एसोचैम कोई भी चैम्बर की मीटिंग में जाइए कि 80% ऑफ हेल्थ केयर इज इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, अर्बन हेल्थ केयर, और 20% पब्लिक हेल्थ केयर पे है। फिर मैं कहता हूं ये एक अधूरा वाक्य है। 20% जो पब्लिक सेक्टर है उसमें 80% या 90% जनसंख्या कंपीट कर रही है रिसोर्सेज के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर में 80% है उसको एक्सेस है केवल 10 या 20% भी नहीं होगी, 10 से नीचे ही होगा उसका फिगर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक मिसमैच है। दूसरा, हमारे यहाँ 1 रुपया भी हेल्थ पे रोज सब लोग नहीं खर्च करते हैं या कर पाते हैं, जो भी उसका कारण हो। तो हमको ये भी देखना है कि कैसे इसको सामंजस्य को बैठाया जाए, क्योंकि आप देखिए कोई भी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, किसी चीज को भी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, सरकार कितना दे पाएगी, लोगों को कंट्रीब्यूशन। अब जैसे यूके में मैं गया था, 1 साल की फेलोशिप थी, लेकिन वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का मुझे हर महीने X अमाउंट देना पड़ता था। करेक्ट। यहाँ पे इस तरह का कोई मैंडेशन नहीं है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है हम टैक्स जीएसटी वगैरह सब लोग पे करते हैं, वो एक अलग हो गया, लेकिन अगर 140 करोड़ लोग 1 रुपया रोज अपनी हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो आप देखिए 140 करोड़ रुपए रोज रेज होंगे। उससे 30 को गुणा करिए, फिर महीने 12 साल का करिए। मैं समझता हूं कि हर आदमी तो बीमार नहीं पड़ता है, तो कम से कम काफी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का देखभाल उस फंड से हो सकता है। लेकिन इस पे बहुत और ज्यादा काम करने की, और जो लोग अपना 1 रुपया रोज भी नहीं दे सकते, उनका फिर आप टैक्स पेयर या सरकार टैक्स पेयर से जो करती है और इतना जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें से पे करें उनके इंश्योरेंस, अगर वो लोग नहीं पे कर सकते। अच्छा, फिर डिस्पैरिटी है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुणवत्ता कैसी है निजी अस्पतालों की और निजी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की, वो भी एक समस्या है। आपने जैसे क्रिटिकल केयर बेड्स का एग्जांपल दिया, आज क्रिटिकल केयर पे जो खर्चा आता है किसी भी निजी अस्पताल में प्रतिदिन 1 लाख रुपए से अधिक आता है रोज का। तो आप कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपया अफोर्ड कर सकते हैं? तो या तो इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस कवर करे उसको, या फिर लोग आउट ऑफ पॉकेट करें। इसीलिए भारत में जो हेल्थ पे खर्च होता है टोटल, वो 5% करीब होता है, जिसमें से 1.5-2% सरकार के जीडीपी से आता है और 3% आउट ऑफ पॉकेट होता है। ये हम सबको पता है, और ये आज से नहीं, बहुत समय से ये प्रपोर्शन चल रहा है। तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कहने से हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि उनको भी देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आप उस लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर कैसे लगाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ रीजनेबल हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर दीजिए, नॉट टॉप के 5 स्टार ही हो सबके लिए जी। कम से कम जो उनको लाइफ सेविंग है वो हो जाए अच्छे से, इमरजेंसी इलाज अच्छे से हो जाए। इलेक्टिव में फिर आप उसमें उन लोगों से एनकरेज करिए कि लोग कम से कम 1 रुपया रोज तो अपनी हेल्थ के लिए कहीं से इंश्योरेंस करें। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कि 2% से हम नहीं कर सकते। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का इशू बहुत बड़ा है हेल्थ केयर में, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है साथ में, लेकिन कमी भी है डॉक्टर्स की, नर्सेज की, टेक्नीशियंस की। तो काम तो हो रहा है इस दिशा में, नए एम्स भी बने हैं, 22 नए एम्स बन गए हैं, लेकिन अभी उनमें फैकल्टी की स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। आपने बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया सर, मेडिकल इंश्योरेंस के उसका। अब देखिए, अब अगर सरकार अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं बढ़ाएगी, जाहिर सी बात है
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, स्वाभाविक रूप से लोग अफोर्डेबिलिटी पर असर पड़ेगा। अच्छा, इधर इंश्योरेंस का अगर आप देखिए, इंश्योरेंस का अगर आपको कवरेज वैसे ही कम है, अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी पेनिट्रेशन कम है। जो भारत में स्वास्थ्य बीमे का जो प्रीमियम है वो उसमें 2025 में 10 से 15% की बढ़ोतरी हमने देखी है। ये IBEF और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के रुझानों के अनुमान पे है, यानी कि वो प्रीमियम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें कि मेडिकल इन्फ्लेशन, एक तरफ तो आपका इंश्योरेंस का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन भी लगातार 10 से 12% के आसपास बढ़ रहा है। और अगर आप CPI का डेटा देखेंगे तो 2024 में अगर हम 5 से नीचे माने 4.38, महंगाई के मुकाबले मेडिकल इन्फ्लेशन कहीं ज़्यादा बढ़ा है, इंश्योरेंस का इन्फ्लेशन कहीं ज़्यादा बढ़ा है। तो देयर इज़ नो रूम फॉर कॉमन मैन। दाबड़े सर, सरकार को ध्यान देना ही होगा, अदरवाइज ये उल्टा इकोनॉमी पर ही कुठाराघात ना करे। ये और एक चीज है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में इतना डिपेंड करेंगे तो वो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है हेल्थ एजुकेशन, ये तो कहीं का होता ही नहीं है बिल्कुल। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने सारे डायबिटीज पेशेंट है, इतने सारे गर्भिणी स्त्री है, उनको हेल्थ एजुकेशन देना पड़ता है। ये प्राइवेट सेक्टर तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ये जो प्रिवेंशन एंड प्रमोशन है वो सारा का सारा हमारे हेल्थ सेक्टर में है ही नहीं। ये और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन सरकार क्या कहता है कि हमको मेडिकल टूरिज्म का महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये एक तरफ से हमारा जो मेडिकल टेक्नोलॉजी और जो हमारे जो स्वास्थ्य के डॉक्टर्स वगैरह नर्सेस हैं उनको विदेश के लोगों के लिए यहाँ इस्तेमाल लाया जा रहा है। Absolutely. लेकिन हमारे लोगों के लिए क्या मिल रहा है? ये बड़ी और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बाजार ना बड़ा हो, कोई स्ट्रेस हो। जो स्वास्थ्य बीमा बाजार है वो 2022 में 12.64 बिलियन डॉलर था, 2025 तक 30-35 बिलियन डॉलर का होने वाला है। बहरहाल इस चर्चा को यही विराम देना होगा। लंबी बातचीत करना चाह रहा था आपसे, लेकिन काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिले आप दोनों से सर। वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद अपने महत्वपूर्ण वक्त के लिए। डॉक्टर मिश्रा सर, थैंक यू सर। डॉक्टर गोपाल दाबड़े, थैंक यू सर।